नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर उथल पुथल देखने को मिल रही है। और आज हमने रिकॉर्ड हाई से 12%, 10% तक की गिरावट सोने और चांदी में आते हुए देखी है। क्या ये प्रॉफिट टेकिंग की शुरुआत है या फिर है खरीदारी का मौका? ये उथल पुथल क्या सस्टेन होगी? हर पर्सपेक्टिव से करेंगे बातचीत। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर हमने बुलियंस की तर्ज पे ही कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट देखे, रिकॉर्ड हाईस कॉपर में बनते हुए देखे, वहां भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो अब यहां से क्या आउटलुक बन रहा है बेस मेटल्स को लेकर, उस पर भी रहेगा हमारा फोकस। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीजेपीएससी के चेयरमैन किरीट भंसाली हैं, जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं, कोटक सिक्योरिटीज के एवीपी कायनात चैनवाला हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो किरीट जी, आपका व्यू लेना चाहेंगे। इनफैक्ट ये तो एक्सपेक्टेड था कि जिस तरीके का मोमेंटम हम लगातार सोने में देख रहे हैं, नॉन स्टॉप बाइंग देखने को मिल रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में, या फिर जिस तरीके से डॉलर में लगातार गिरावट थी, फैक्टर्स कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे थे, सेंट्रल बैंकर्स भी खरीद रहे थे, ईटीएफ्स की बाइंग हो रही थी। अब सवाल ये है कि आज जो हमने मार्केट में देखा, एक समय में 12% की गिरावट, फिर नीचे से एक रिकवरी, अब यहां से क्या इस तरीके की वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। ये मैंने बार बार बोला है कई चैनल को इंटरव्यू देते समय। ये सिचुएशन ऐसा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पिछले 6 महीने 1 साल से कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। हाल ही में देखोगे तो कल एक न्यूज आया था कि जोधपुर एयरपोर्ट से एयरफोर्स कुछ जहाज चले इराक के लिए। वो जैसे ही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम गोल्ड पर मेटल पर देख रहे हैं। और इस वक्त मुझे लग रहा है कि बहुत ही अप्स एंड डाउन की संभावना है। बजट भी सामने है, गवर्नमेंट की भी क्या रुख रहेगी। हमने डिमांड की है सोने में इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की, मगर कहीं ये भी बात चल रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कोई भी स्टडी, कोई भी स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं रहेगा। ये टाइम है वेट एंड वॉच। ये टाइम वेट एंड वॉच डेफिनेटली है। लेकिन किरीट जी, अब इनफैक्ट क्या ये मान के चलें कि ठीक है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट्स को लेकर थोड़ा कॉशियस तो अब यहाँ से रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का रन अप पिछले 1-1.5 साल में हम देख चुके हैं। लेकिन क्या ये मान के चले कि शायद जो गिरावट है वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो, या फिर गिरावट मिले भी तो शायद निचले स्तरों पर सोना टिके ना, क्योंकि जो हालात इंटरनेशनल मार्केट्स में बने हुए हैं, जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस बना हुआ है, वो इमीडिएटली सॉर्ट हो जाएगा, इसकी संभावनाएं भी नहीं लग रही हैं। बिल्कुल। फिलहाल बहुत भारी गिरावट की संभावना बहुत ही कम है। डेफिनेटली मैं इस बात से सहमत हूँ। मगर आप देखेंगे तो हर चीज का एक मुकाम होता है। ये रैली कहाँ तक जाएगी कहना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक पर भी हो रहा है। आप अगर समझो सोना 1,75,80,000 है, चांदी 4 लाख है, तो वो डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपोर्ट में भी उसका भुगतान हमको सहन करना पड़ रहा है। गिरावट आ रही है। आप देखोगे तो 20 से 25% डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स डाउन है, और डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी डाउन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की आवश्यकता है। और ये बजट के बाद ही हम बता सकते हैं कि रुख किस तरफ जा रहा है। ओके, अच्छा किरीट जी, आपसे बजट पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले राजेश रोकड़े भी हमारे साथ बने हुए हैं, जीजेसी के चेयरमैन, उनसे भी व्यू ले लेते हैं। राजेश जी, इनफैक्ट कल ही हम बात कर रहे थे इसी शो में कि अगर गिरावट देखने को मिली भी सोने में या फिर चांदी में, तो वो शायद टिकाऊ नहीं होगी। वॉलेटिलिटी मार्केट में यहाँ से आ सकती है, उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन ऑर्बिट सोने का चेंज हो चुका है, और इनफैक्ट आज का ही आप प्राइस एक्शन देखिए, एक समय में 10-12% की गिरावट देख रहे थे, अब सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में, घरेलू बाजार हो, सिर्फ 2-2.5% के लॉसेस ही हैं। कैसे देखते हैं आप यहाँ से प्राइसेस को सोने के? दीपाली जी नमस्ते। बिल्कुल, देखिए ये एक करेक्शन हुआ है कल जो हुआ है, और मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में था, ये सभी को पता था। और जब से आप मतलब ये समझिए कि $5,000 जब क्रॉस किया, उसके बाद $5600 तक के ये ऊपर जाने के बाद अगर ये नीचे आया है, तो ये एक हेल्दी करेक्शन है। और मुझे अभी भी लगता है कि $50-100 का अभी भी करेक्शन आ सकता है। और वो आता है तो इट इज़ अ नेचुरल, एक तरह से नेचुरल पोजीशन बन रही है। क्योंकि जब कभी भी ट्रेडर्स हो या बड़े फंड हाउसेस होते हैं, कई बार ये जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में करते हैं, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड के फंडामेंटल सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये फंडामेंटल आज से नहीं है। अगर मैं इसको
3-4 साल पहले ले जाता हूँ, तब से ज़्यादा फंडामेंटल तेज हुए हैं। अगर आप मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि रशिया और यूक्रेन का जब वार शुरू हुआ था, तब रशिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, तो रशिया के जो रिसोर्सेज थे, उनके जो बहुत सारी चीज़ें जो देश के बाहर थी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। इस वजह से वर्ल्ड वाइड एक मैसेज गया था कि अपने रिसोर्सेज को अपने अपने पास रखो, और तभी से ये ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ है कि अभी इंक्लूडिंग चाइना, अपना इंडिया और सभी देशों ने अपने अपने रिसोर्सेज जो बाहर है उनको सब ने अपने अपने पास लाना शुरू किया। और ये जो फंड उनके पहले रहते थे डॉलर्स में, वो 80% तक के डॉलर्स में रहते थे, उसको घटा के 52% तक के नीचे ला लिया गया है फॉरेन रिजर्व को। और वो जो पैसा है, वो जो करेंसी था, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था। इस वजह से ओवरऑल डिमांड पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा बढ़ी है। और कंज्यूमर तो ठीक है, डोमेस्टिक बाइंग होती है, लेकिन साथ ही साथ सभी देश अगर इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इसका इम्पैक्ट हम लोग ने देखा। इस वजह से वन साइड गोल्ड ने ये दिया है, लेकिन ये रिकवरी मोड पे है। और मुझे लगता है ये एक तरह से शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश है, मुझे यही लगता है। ओके अच्छा, एक चीज और राजेश जी, अब ऐसी उथल पुथल के बीच में आज स्पेसिफिकली फिजिकल मार्केट में क्या एक्शन हो रहा है? कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि ज्वेलर्स ने ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं, इतने ऊपर नीचे के दायरे सोने के देखने को मिले हैं। क्या सही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वजह है इसके पीछे ऑर्डर्स ना लेने की? नहीं, दीपाली जी, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा जो डोमेस्टिक मार्केट में जो ज्वेलर्स होते हैं, वो कभी भी सट्टा या किसी प्रकार की स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो ऑर्डर लेते समय में कस्टमर्स का भी कॉन्फिडेंस जितना होता है उनको, इस वजह से एडवांसेस अगर प्रॉपर अगर कोई जमा करता है तो उनके ऑर्डर कभी भी कोई ज्वेलर रिफ्यूज नहीं करता है। इतना है कि पहले कई बार देखा जाता था कि 10%, 20% या 30% तक के एडवांस देके लोग बुकिंग कर लेते थे, बाद में फिर बोलते थे कि भैया हम लोग बाद में ले जाएंगे, और बाद में कहीं ना कहीं कस्टमर और ज्वेलर के बीच में कई बार तकलीफें हो जाती थी। आप मैं अगर कल का ही उदाहरण ले लेता हूँ, तो कल तक के सभी जो सोच थी वो यही थी कि अभी और नया टारगेट क्या आएगा 5600 के बाद। तो ओवरऑल मार्केट 2 लाख की तरफ भाग रहा था, और इस कंडीशन में सभी को लगता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद लूं। और ऐसे समय में अगर ज्वेलर बुकिंग कर लेता है तो ज्वेलर भी सामने कहीं ना कहीं अपने होलसेलर के पास बुक कर देता है, और ऐसे कंडीशन में अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो ज्वेलर को नुकसान होता है। इस वजह से ज्वेलर्स लोगों ने थोड़ा सा एहतियात बरतने के लिए, जिससे कि उनका जो रिलेशन है कस्टमर और ज्वेलर के, वो अच्छे रहने चाहिए। इस वजह से उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों ने कहा कि 70% तक के आप अगर एडवांस जमा करते हैं तो ऑर्डर बुक करते हैं, अदरवाइज ऐसे कंडीशन में करना मुश्किल होता है। क्योंकि कल ही के कंडीशन में अगर किसी ने ऑर्डर दे दिया और कल ही अगर 3-4-5 हजार का रेट अगर नीचे आ गया, तो कस्टमर कई बार ये बोलता है कि नहीं भैया मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है, तो ये प्रॉब्लम आती है। इस वजह से ये थोड़ा एहतियात बरतना शुरू है। और इनफैक्ट जनवरी के दौरान तो ऑलरेडी भाव काफी बढ़ गए हैं सोने के 25-30% के आसपास, तो ऐसे में वॉल्यूम्स तो इम्पैक्टेड रहे होंगे, फुटफॉल्स इम्पैक्टेड रहे हैं क्या? देखिए, मैं इसका आंसर थोड़ा अलग तरीके से दूंगा। आपने देखा होगा लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी घटाई थी, और कस्टम ड्यूटी जब घटी थी तो लोगों को लगता था कि इंपोर्ट बढ़ेगा। और जबकि अगर मैं 2024 का इंपोर्ट फिगर देखता हूँ 812 टन था, और 2025 में इंपोर्ट फिगर अगर मैं देखता हूं तो 623 टन है। तो ये दर्शाता है कि इंपोर्ट ड्यूटी से कहीं पर भी उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से जो ग्रे मार्केट ओपन था हमारी इंडिया में, वो करीब करीब समाप्त हो गया। अभी भी अगर ये ग्रे मार्केट को खत्म करना है, जो 5-10% बचा है, तो और इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए, जीएसटी कम होना चाहिए, जिससे कि लॉफुल बिजनेस करने वालों के लिए एक अच्छा माहौल मिले। ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जीएसटी और कस्टम ड्यूटी अगर कहीं ना कहीं, अभी तो बीच में अभी कल या परसों में लोकसभा में भी एक किसी सांसद ने इस चीज को उठाया है, तो कहीं ना कहीं अगर इसे कंट्रोल करते तो शायद और ये लीजिमेंट तरीके से और लॉफुल बिजनेस करने वाले के लिए अच्छा एक माहौल बनेगा। अच्छा, किरीट जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। किरीट जी, हमने इनफैक्ट पिछले इस पूरे हफ्ते के दौरान बजट एक्सपेक्टेशंस पर काफ़ी चर्चा की। कई बातें हमें सुनने को मिली, जो लिमिट है पैन कार्ड पर वो बढ़नी चाहिए, ड्यूटीज़ में बदलाव होना चाहिए, डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में रिटेल की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़े, गोल्ड बॉन्ड को या फिर वापस लेकर आए, इस तरीके कुछ और इनिशिएटिव्स लें। आपके हिसाब से रियलिस्टिकली देखें तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार के बजट से? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसीडरिंग जिस तरीके का प्राइस एक्शन सोने चांदी में हमने देखा है पिछले 1-1.5 सालों में? मैं रोकड़े जी की बात से संपूर्ण सहमत हूं कि अगर ड्यूटी में हमने जो डिमांड की है वो ड्यूटी कम करते हैं, तो ये जो थोड़ा बहुत 5-10% स्मगलिंग बचा है वो भी बंद हो जाएगा।
आज के हालत में ये जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, सभी जेमिनल सेक्टर में काम करते हुए लोगों को ऑफिशियल काम करना है, वो दौर खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि सरकार भली भांति जानती है कि इस सेक्टर में काफी बदलाव आया है, लोग ईमानदारी से टैक्स पर पे कर रहे हैं। आप जीएसटी कलेक्शन देखोगे तो भी समझ में आएगा कि ये जो तीसरी पेढ़ी बहुत बहुत सारे जो रिटेलर है उनकी तीसरी पेढ़ी काम कर रही है। और ये जो नया जनरेशन है जिनको हम जेनजी बोल रहे हैं, उनको कोई भी अनऑफिशियल काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। ये इंडिया के जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हमारा जो प्रयास है उसमें वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। मुझे लगता है सरकार हमारी सारी डिमांड बहुत गंभीरता से लेगी और मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि बजट में जेमिनल सेक्टर के लिए बहुत सकारात्मक कदम सरकार उठाएगी। चलिए होप यही करते हैं कि पॉजिटिव स्टेप सरकार उठाए इस बार के बजट में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू मिस्टर भंसाली और राजेश जी, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। हमारे साथ कायनात भी बनी हुई है। कायनात, बताइए पहले तो सोने चांदी में क्या करना चाहिए अब? इनफैक्ट जब से चलना शुरू हुए हैं मेरे ख्याल से उसके बाद पहला ही दिन होगा जहां पर इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अब इस तरीके की वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहे, क्या सजेशन आप क्लाइंट्स को दे रही हैं इन लेवल्स पर? जी, डेफिनेटली वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इनफैक्ट अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो 5% प्लस वॉलेटिलिटी हमने ऑलमोस्ट 12 टू 13 सेशंस में देखे हैं आउट ऑफ टोटल 17-18 सेशंस इन जनवरी। और कल भी हमने एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव देखा है सिल्वर के केस में, वेयर इट जस्ट क्लोज्ड 40,000 रुपीस ऑफ द रिकॉर्ड हाई लेवल्स। सो ये वॉलेटिलिटी तो मुझे लगता है कि अभी चॉपी रहेंगे ही मार्केट्स, बिकॉज बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, फेड चेयर को लेके अनसर्टेनिटी है, ओवरऑल एक यूएस मार्केट्स को लेके अनसर्टेनिटी है, एक यूएस इक्विटी को लेके कि अगर क्योंकि मेन क्या है ना सिल्वर के केस में, सिंस इट्स एन इंडस्ट्रियल मेटल आल्सो, तो वहां से भी वॉलेटिलिटी ऐड हो जाती है कि यूएस मार्केट्स अगर चॉपी रहे, नैस्डैक चॉपी रहता है, तो वो एक मेजर रिस्क हो जाएगा सिल्वर के लिए। हालांकि जो सिल्वर के खुद के जो फंडामेंटल्स है सप्लाई डिमांड साइड पे जो हम देख रहे हैं फिलहाल, इट लुक्स वेरी पॉजिटिव। सो एक बुलिश सपोर्ट वहां से रहेगा। बट ओवरऑल गिवन द वॉलेटिलिटी और जिस तरह का एक वन साइडेड मूव हमने देखा है, देयर इज अ नीड टू कॉशन कि थोड़ा सा एक डिप के लिए वेट करें बाय करने से पहले। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो बाइंग जोन अराउंड 170K के आसपास है, 1,70,000 के आसपास आप एसएल रख सकते हैं, 1,60,000 के आसपास, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 2 lakhs। सिल्वर के केस में भी एक थोड़ा सा डिप के लिए वेट करें, and the buying opportunity could be somewhere around 3,40,000 to 3,50,000 levels, and target हम expect कर सकते हैं 4 lakh to 4,20,000 के 4,20,000 के आसपास, and SL up 3,10,000 के आसपास आप रख सकते हैं। सो ओवरऑल अभी फिलहाल बाय ऑन डिप्स के लिए ही सलाह रहेगी, बिकॉज नेक्स्ट वीक देखिए यूएस का लेबर मार्केट डेटा भी है, इस वीक हमारे बजट भी है ऑन संडे। सो बहुत सारे इवेंट्स है जो प्राइजेस को और वॉलेटाइल भी कर सकते हैं आने वाले समय में। सो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली मेंटेन करने पड़ेंगे ऐसे सिचुएशन में, एंड चॉपीनेस थोड़ा मार्केट्स में बना रहेगा। ओके, बहुत संक्षेप में कायनात, कॉपर में, बेस मेटल्स में हमने करेक्शन हल्की देखी है, रिकवर हुए हैं लोअर लेवल से। कॉपर के स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ खरीदना है या अवॉइड करना है? इसमें भी हमारी सेम ही राय रहेगी, बिकॉज देखिए ब्रॉडर मार्केट एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट अभी चल रहा है, जहाँ पे हमने एक ओवरऑल सेल ऑफ आते हुए देखा है कल के सेशन में, जैसे हमने देखा रिकवरी देखी हमने थोड़ी डॉलर में। सो ये सारे कमोडिटीज पे इट्स गोइंग टू वे। सो अगर मेरे को कॉपर में करना है तो कॉपर का, जैसे मैंने सिल्वर में कहा कि फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, कॉपर के केस में भी फंडामेंटल्स हैव रिमेन पॉजिटिव। बट इन अभी नियर टर्म में क्या है कि कॉपर के केस में हमने देखा है कि थोड़े जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन थे, जैसे ग्रासबर्ग माइन का डिस्ट्रप्शन था, वो भी क्योंकि अर्ली रीस्टार्ट हो रहा है तो इट्स गोइंग टू बी अ फैक्टर, तो थोड़ा सा प्राइसेस पुल डाउन कर सकता है। सो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अभी कॉपर को बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, एंड अराउंड 1,330 के लेवल्स का आप स्टॉप लॉस लगा के 1425 1450 के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही कॉपर पर। शुक्रिया कायनात आपका भी शो में आने के लिए और स्ट्रैटेजीज पर क्विक कमेंट देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। जब वापस आते हैं
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट और लेकर आते हैं आपके सामने बॉन्ड मार्केट में किस तरीके का एक्शन है। डेफिनेटली बॉन्ड मार्केट भी बजट का इंतजार कर रहा है और पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की केंद्र और राज्य की बोरोइंग पिछले कुछ सालों में रही है। FY23 के आंकड़े आपके सामने हैं। केंद्र और राज्यों की अगर कलेक्टिव बोरोइंग देखें तो वो 21.8 ट्रिलियन के आसपास रही है। FY24 में ये बढ़कर 5.4 ट्रिलियन हो गई थी। FY25 की बात करें तो यहाँ पर 24.7 ट्रिलियन की कलेक्टिव बोरिंग रही थी केंद्र और राज्यों की, और FY26 के नंबर्स देखें तो यहाँ पर 27.3 ट्रिलियन की बोरिंग रही, और FY27 के लिए जो एक्सपेक्टेड है वो 28.9 ट्रिलियन की है, जहाँ पर केंद्र की बोरिंग 16.3 ट्रिलियन की और राज्यों की बोरिंग 12.6 ट्रिलियन की। तो यहाँ पर हमने हर साल जो ओवरऑल बोरोइंग है वो बढ़ते हुए देखी है। लेकिन बॉन्ड मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं कि कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है बॉन्ड मार्केट में। तो पहली कंपनी है नाबार्ड, जहां पर जो साइज है बॉन्ड का वो 6864 करोड़ का है। मैच्योरिटी 2029 में होगी और जो यील्ड है वो 7.27% की, रेटिंग क्रिसिल AAA स्टेबल। दूसरी कंपनी है समिट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर साइज है 700 करोड़ का, मैच्योरिटी 2036 में, यील्ड रहेगी 7.45% की और रेटिंग केयर की तरफ से AAA स्टेबल की है। तीसरी कंपनी लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी, साइज 600 करोड़ का, मैच्योरिटी 2031 में, यील्ड मल्टीपल यील्ड्स रहेंगे अलग अलग परसेंटेज में और रेटिंग केयर की तरफ से AA स्टेबल रही है। सेटन क्रेडिट केयर ये अगली कंपनी है, यहाँ साइज बॉन्ड का 125 करोड़ का है, मैच्योरिटी 2028 में, यील्ड 10% की और रेटिंग इकरा की तरफ से स्टेबल इसको मिली है। प्रॉकफिन प्राइवेट लिमिटेड में जो बॉन्ड साइज है वो 120 करोड़ का है, मैच्योरिटी है 2027 में, यील्ड रहेगी 11.57% की और रेटिंग इकरा की तरफ से BBB पॉजिटिव यानी स्टेबल रेटिंग दी गई है। IIFL फाइनेंस की यहाँ पर बात करें तो साइज रहेगा 75 करोड़ का, मैच्योरिटी 2028, यील्ड 9.25% और रेटिंग क्रिसिल की तरफ से AA स्टेबल है। और मुथूट माइक्रो फाइनेंस, यहाँ साइज है 50 करोड़ का, मैच्योरिटी 2027, यील्ड 9.85% और रेटिंग क्रिसिल की तरफ से A पॉजिटिव रही है। और ये आंकड़े आपके सामने। और इसके अलावा वेदिका क्रेडिट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर जो साइज है वो 50 करोड़ का है और जो मैच्योरिटी रहेगी वो 2028 में होगी, यील्ड 11.50% की और यहाँ पर जो रेटिंग मिली है वो इन्फोमेट्रिक्स A स्टेबल दी गई है। तो ये बॉन्ड मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। क्विकली IIFL फाइनेंस का देखते हैं, 30 करोड़ का बॉन्ड, मैच्योरिटी 2028, यील्ड 11.75% और रेटिंग क्रिसिल की तरफ से BBB स्टेबल दी गई है। और ग्रीव्स फाइनेंस, साइज 25 करोड़, मैच्योरिटी 2028, यील्ड 10.50% और रेटिंग यहाँ पर A नेगेटिव दी गई है। तो ये रहा बॉन्ड मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।